हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। जैसे कि तुम्हें याद है, हमने तुम्हारी सीरीज स्टार्ट कर दी है बिजनेस स्टडीज की। और अब इस लेक्चर में जो टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं उसका नाम है स्टाफ मोटिवेशन। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं लिख लो फटाफट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफ मोटिवेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन, जिसमें दो फैक्टर्स हैं, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, मैस्लॉस थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स और हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन दोनों से बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हमने पढ़ लिया क्या कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, फिर सिलेक्शन क्या होता है, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में देख लिया, और अब आते हैं मोटिवेशन। ठीक है, इसके मोटिवेशन। तो सबसे पहले मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है। मोराल, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा मोराल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद पढ़ा मोराल क्या होता है। मोराल के बारे में जान लिया कि भाई मोराल तो होता है स्टेट ऑफ माइंड, गुड मोराल, बैड मोराल, मोराल का प्रोडक्टिविटी से क्या लेना देना, ये सारी चीजें। लेकिन मोटिवेशन क्या है, तो देखो मोटिवेशन सिंपली होता है एक इनर स्टेट। ठीक है, अर्ज टू डू समथिंग। ठीक है, आपकी इनर स्टेट क्या है कि आप कुछ करना चाह रहे हो। मोटिवेशन क्या है, इट इज एन इनर स्टेट विच इन्फ्लुएंसेस यू टू वर्क। ठीक है, टू अचीव समथिंग, टू टेक सर्टेन एक्शंस। ठीक है, सो मोटिवेशन की अगर मीनिंग देखोगे तो मोटिवेशन जो टर्म है वो किससे निकल के बना है, मोटिव। मोटिव का मीनिंग क्या होता है, अर्ज टू डू समथिंग, अर्ज टू डू समथिंग। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो मोटिवेशन की डेफिनेशन कैसे बनती है। अब डेफिनेशन मैंने बता रखा है कि हम हमेशा कौन सी डेफिनेशन लिखते हैं, हम हमेशा डेफिनेशन स्कॉलर्स की ही लिखते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है। ठीक है, हम जब भी डेफिनेशंस प्रोवाइड करेंगे विद स्कॉलर्स नेम प्रोवाइड करेंगे ताकि नंबर ना कटे। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, विलियम स्कॉट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कह रही है देखो, इट इज सेइंग motivations means a process of stimulating people to action, process of stimulating people to action, process of inducing people कि लोग खुद से willingly काम करना चाहें। ठीक है, stimulating people to action, to take action, to do work, to accomplish desired goals। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, अगर ये डेफिनेशन को भी तोड़ दें तो व्हाट इज मोटिवेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग people to work or stimulating people to take action to accomplish desired goals। ठीक है, now motivation comes from within, so it is a स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, या फिर हम एक इसको साइकोलॉजिकल फिनोमिना, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। नाउ मोटिवेशन की अगर आपको डिटेल जाननी है तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि मोटिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है। यार देखो, मोटिवेशन का पूरा कंसेप्ट सिर्फ एक चीज पे चलता आया है जिसे हम कहते हैं नीड्स। ठीक है, मोटिवेशन की सारी थ्योरी, सारे फैक्टर्स सब किस पे डिपेंडेंट करते हैं, ह्यूमन नीड्स पे। आइए देखो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक होते हैं नीड्स, नीड विच इज अनसेटिस्फाइड। सपोज करो भूख लगी है, अब हमें कुछ चाहिए खाने को। अब क्योंकि हमारी एक नीड्स है हंगर विच इज अनसेटिस्फाइड, तो अनसेटिस्फाइड नीड्स गिव राइज टू वांट्स। नीड्स किसको राइज करती हैं, नीड्स किसको जन्म देती है, वांट्स को। वांट्स मींस क्या होता है, वांट्स आर द इफेक्टिव डिजायर। व्हाट आर वांट्स, वांट्स आर इफेक्टिव डिजायर्स। ठीक, अब now I have something, I have a want, I have an effective desire which is not satisfied. Till it is not satisfied, I'll be in tension, which causes tension, and tensions make us move to, or make us move, that means it rises to action, make us to do something. Now your action results in consumption of the goods or satisfaction of your needs। ठीक है, when you move, when you do certain action, your need is satisfied। so motivation process में अगर एक चीज देखो तो motivation process में motivation start कहां से हो रहा है, motivation start हो रहा है एक अनसेटिस्फाइड नीड से मोटिवेशन स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कहां हो रहा है, जब वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन।
बहुत अगर मीनिंग समझ में आ गई बॉस तो कैरेक्टरिस्टिक्स यूं खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला कह रहा है इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है, इट इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है कि मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि एक बार मोटिवेटेड होगा उसके बाद दोबारा तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ करने के लिए, ठीक है। मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है, जब तक रहोगे तब तक तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम खुद से काम करना चाहो, ठीक, या जब तक तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मोटिवेशन मैनेजर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक। It causes goal oriented behavior because it is based on the needs. Goal oriented behavior क्यों? Because it is based on the needs, which needs human needs, है ना। There are certain unsatisfied needs, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तुम उसको पाने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए एक्शन में रहोगे, ठीक है। अब अगर भूख लगी है तो इन सर्च ऑफ फूड यू विल मूव, ठीक है। सो ये क्या है, योर मोटिवेशन which is started because of the unsatisfied need causes a goal directed behavior, ठीक है, ये goal oriented behavior. Now a motivation may be financial or non financial. अब भाई देखो ये कह रहा है कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, नॉन फाइनेंशियल भी होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भैया मोटिवेशन हम इसलिए आते हैं ताकि हमें पैसे चाहिए, हमारा प्रमोशन होना चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, तो उनके लिए क्या बोनस मिलना चाहिए, सैलरी, पर्क्स, ये सारी चीजें किसका, अलाउंसेस, ये सब किसका पार्ट होते हैं, ये सब पार्ट होते हैं मॉनिटरी रिवॉर्ड्स का। तो मोटिवेशन फाइनेंशियल भी होता है और कुछ होते हैं जो इसके ऊपर जा चुके हैं, कहते हैं कि यार पैसा कमा लिया है, अब चाहिए हमें क्या, औहदा, हमें चाहिए डेजिग्नेशन, हमें चाहिए पावर, ठीक है, रिकॉग्निशन, तो उनके लिए क्या है, नॉन फाइनेंशियल है। क्लियर है। नाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? बिकॉज इट इज डायनामिक। मोटिवेशन इज डायनामिक एंड इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज हर एक के लिए एक जैसा मोटिवेशन काम नहीं करता। अब किसको रिकॉग्निशन चाहिए और किसको सैलरी में हाइक चाहिए, किसको वर्किंग कंडीशन अच्छी चाहिए, किसको क्या बोलते हैं बोनस चाहिए, ये अलग अलग नीड्स हैं। अब किसकी क्या नीड्स है ये तुम कैसे पता करोगे? दैट इज व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो 5 पॉइंट, एक मेंटल स्टेट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि एक नीड सेटिस्फाई होती है, आदमी को दूसरी नीड चाहिए होती है, ठीक है। इट कॉजेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, इट कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। इफ यू लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, आप ऐसे समझिए एक मोटिवेटेड इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक डीमोटिवेटेड इंप्लॉय या डिससेटिस्फाइड इंप्लॉय। नाउ आई एम सेइंग इंपॉर्टेंस ऑफ motivation, staff motivation leads to higher efficiency. Now if an employee is motivated enough to do its task properly and efficiently, that will lead to higher efficiency. मतलब क्या है कि उसके काम with minimum cost खत्म होंगे। मतलब क्या है, on completion of task on time with minimum cost, that leads to higher efficiency. Optimum utilization of resources. If an employee is motivated, वो बिना इधर उधर देखे या बिना फोकस लूज किए अपने टारगेट्स अचीव करेगा, यानी फिजिकल फाइनेंशियल दोनों ही रिसोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होगा। तो जब भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आए तो यहां पर क्या लिख लेना, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, फिर से आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड, अगर तुम किसी भी, अब सपोज करो तुम्हें स्कूल जाने में मजा आने लग गई है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि तुम मोटिवेटेड रहोगे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें पढ़ने में मजा आ रही है, तो तुम क्या होगा, डेली स्कूल जाओगे। इस तरीके से एम्प्लॉयज में भी होता है कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है कि उनको भाई ये इतना काम करेंगे तो बोनस मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा या रिकॉग्निशन मिलेगा, तो रेगुलरली ऑफिस जाएंगे, विच लीड्स टू रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब क्या हो गया, एब्सेंटिज्म, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन। प्रॉपर मोटिवेटेड एम्प्लॉय लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन विच लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड दैट अगेन लीड्स टू रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। आगे बढ़ते हैं। नाउ इट फैसिलिटेट्स चेंज।
व्हाई डज मोटिवेशन फैसिलिटेट चेंज? देखो दो तरीके के लोग होते हैं, अभी हमने पढ़ा था हाई मोराल, गुड मोराल और ये सारी चीजें, कि जो पुअर मोराल जो होता है, पुअर मोराल लीड्स टू रिजिडिटी, कि वो चेंज रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये लो मोराल के एक डिसएडवांटेज भी थे कि भाई चेंजेस रेजिस्ट करते हैं। लेकिन मोटिवेशन में क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉय प्रॉपरली मोटिवेटेड है तो वो क्या है, नए नए चेंजेस को अडेप्ट करेगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करेगा। रीजन क्या होगा? बिकॉज ही इज मोटिवेटेड इनफ टू डू द टास्क, ठीक है, टू अचीव देयर टारगेट्स। सो कह रहा है इट फैसिलिटेट चेंज, मोटिवेटेड एम्प्लॉय डोंट रेजिस्ट टू अडेप्ट चेंज, ठीक। अगेन it is somehow related to improved satisfaction, that means job performance। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। More innovative and creative, a motivated employee gives more innovative and creative ideas as compared to a dissatisfied or a demotivated employee, ठीक है। So for innovation and creation, again we need a good employee who is focused on the work, who is focused on the task, that means who should be motivated। So कई सारे पॉइंट्स मिला दिए गए, हमारा इंपॉर्टेंस तैयार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगी, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो और चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो। इट लीड्स टू रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म, ठीक है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म। चलो भाई, नेक्स्ट, फैसिलिटेट चेंज, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन या इंप्रूव सेटिस्फैक्शन एंड लीड्स टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज स्टेटिंग कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू मोटिवेशन। तो फैक्टर्स को हम इंसेंटिव से देखते हैं। क्या इंसेंटिव्स होते हैं भाई? देखो दो इंसेंटिव होते हैं, हम इंसेंटिव्स को भी दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सकता है, एक जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं किया जा सकता है। तो जिनको मेजर किया जा सकता है उन्हें बोलते हैं मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और जिनको नहीं मेजर किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं भाई? कुछ लोग आते हैं जिनके लिए क्या है, वेजेस बहुत जरूरी है, अलाउंसेस, बोनस, कैश रिवॉर्ड्स, प्रमोशन, दिस एक्ट एज अ मॉनिटरी बेनिफिट, इनको आप मेजर कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जो हायर लेवल पे जा चुके होते हैं और उनको वेजेस और सैलरी नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया होता है, अब उनको चाहिए होता है क्या, कि भाई हमारा ओहदा बढ़े, ठीक है। उसमें क्या है, स्टेटस सिंबल, सेटिस्फाइंग जॉब, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क, ठीक है, सजेशन स्कीम्स, ठीक है। सजेशन स्कीम्स की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सजेशन कैसे लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपके यहाँ पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट है? तभी मैं काम करूंगा, वरना नहीं। पता चले मैं आपको कुछ समझ सजेशन दूं या मैं आपसे डिसीजन लेने से पहले आप मुझसे पूछे नहीं, आपसे मुझ पर अपने डिसीजन थोप दें, इस तरीके का माहौल हुआ तो मैं नहीं आऊंगा। तो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। तो ये वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि भैया पैसा बहुत कमा लिया है, अब ये सारी चीजें चाहिए, सिंबल हो गया, जो स्टेटस सिंबल हो गया, जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया कि लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब अप्रिसिएशन होना चाहिए आपके काम के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसका एक डिफरेंस देख लो, फटाफट खत्म करते हैं। तो 5 पॉइंट है डिफरेंस में। देखो, सबसे पहले कह रहा है मेजरमेंट। हम मॉनेटरी इंसेंटिव्स को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और नॉन मॉनेटरी क्या है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक। सूटेबिलिटी, अच्छा देखो भाई, पैसे के पीछे कौन भाग रहा है भाई? वो जो लोअर क्लास वाले हैं या मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले हैं, ठीक है, या बिलो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले हैं, ये भी कह सकते हो, ठीक है। जूनियर मैनेजर्स हो गए ये सारे लोग, या सुपरवाइजर्स, जूनियर मैनेजर, कैजुअल वर्कर्स, ये हमारे किस में आ जाते हैं? वर्किंग में। और एक होते हैं मैनेजिंग सेगमेंट। मैनेजिंग सेगमेंट जो हमारा मैनेजर्स होता है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। सो कह रहा है ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स किन के लिए? उनके लिए जो वर्कर्स कैटेगरी में आते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव्स इज हाईली इफेक्टिव इन केस ऑफ वर्कर्स, और नॉन मॉनेटरी इन केस ऑफ मैनेजर्स, जो सीनियर लेवल पे मैनेजर्स बन चुके हैं, अब उनको ओहदा, सिंबल, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें चाहिए। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कह रहा है मॉनेटरी इंसेंटिव्स हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग लोअर लेवल नीड्स, और यहां पर हायर लेवल नीड्स। तो यहां पर
मॉनिटरी इंसेंटिव्स को लोअर लेवल नीड से तोला गया है कि भैया मॉनिटरी इंसेंटिव्स क्या है, लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक, और नॉन मॉनिटरी हायर लेवल को। नेक्स्ट विजिबिलिटी, भाई विजिबिलिटी क्यों, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मॉनिटरी इंसेंटिव्स आर विजिबल एज दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स क्या है, दे आर नॉट विजिबल, ठीक है, एज दे आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसा कि हमने बात किया कौन कौन से होते हैं, वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा, और इसमें क्या क्या आ रहा है, इंसेंटिव्स। इसमें इंसेंटिव्स कौन कौन से आ रहे हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी, जॉब रोटेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। खत्म होता है हमारा एक टॉपिक जिसमें हम खत्म करते हैं फैक्टर्स, ठीक। अब इस चैप्टर का सबसे मजबूत और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। उसका नाम है मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी, ठीक है भाई। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अब्राहम एच मैस्लो। इन्होंने एक थ्योरी इन्वेंट करी रिगार्डिंग मोटिवेशन, और इन्होंने कहा कि मोटिवेशन जो है इसी थ्योरी के बेसिस पर। अभी हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, कि भाई पूरी मोटिवेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कहां से होता है। मोटिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एक अनसेटिस्फाइड नीड से। जब तक वो नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक आदमी डिससेटिस्फाइड या डीमोटिवेटेड रहता है। द मोमेंट वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है आदमी दूसरी नीड्स के पास जाता है, ठीक है। जैसे समझिए कैसे, मैंने कहा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, अब इनका पहले तो नाम देख लो क्या है, इनका पूरा नाम था अब्राहम एच मैस्लोज, ठीक है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी मोटिवेशन है वो ह्यूमन नीड्स के बेसिस पे ही डिवाइडेड है, ठीक है, कि ही हैज गिवन मोटिवेशन थ्योरी बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। नाउ अब इसको ह्यूमन नीड्स को उन्होंने एक हायरार्की में रखा, इसीलिए इनको बोलते हैं मोटिवेशन मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी, इसलिए बोला जाता है। इन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये है कि जो ह्यूमन नीड्स है वो एक हायरार्की में होती है, और जैसे जैसे एक नीड सेटिस्फाई होती जाती है ह्यूमन दूसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे इन्होंने 5 तरीके की नीड्स को क्लासिफाई किया। सबसे पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल या एफिलिएशन नीड्स, फिर जब ये पूरी हो जाती है तो आदमी एस्टीम नीड्स की तरफ भागता है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इन 5 तरीके से उन्होंने नीड्स को क्लासिफाई किया, ह्यूमन नीड्स को क्लासिफाई किया। अब किस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन और एज अ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एज एन इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये देखो फटाफट, ठीक। तो अगर मैं कहूं एक नॉर्मल इंडिविजुअल का एग्जांपल लिया जाए तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है भाई, हंगर, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं ये आती फिजियोलॉजिकल नीड्स की भाई प्राइमरी नीड्स हमारी फुलफिल होनी चाहिए सबसे पहले, है ना, उसके बाद बाकी की बातें होंगी। और अगर यही ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कहीं जॉब करने जाऊंगा तो सबसे पहली चीज क्या देखूंगा भाई, सैलरी, कि भाई पैसा कितना मिल रहा है, ये देखूंगा। अगर कि स्टार्टिंग में जाके मैं ये देख लूंगा कि नहीं भैया वर्किंग कंडीशन अच्छी है कि नहीं, नहीं सबसे पहले आके देखता भाई पैसा कितना मिल रहा है, ठीक। तो अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, दैट इज प्राइमरी नीड्स, हंगर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एग्जांपल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखूं तो क्या है, बेसिक सैलरी। नाउ अब सपोज करो सैलरी भी मिल गई, तो अब हम आगे किस चीज बारे में सोचेंगे कि भाई सैलरी तो अच्छी है लेकिन कल को ये जॉब रहे या ना रहे, यानी हमारा दिमाग किस पे जाएगा, सैलरी है, स्टेबिलिटी की तरफ भागना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या होगा भाई, पेंशन प्लान, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। और अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे क्या है, एक बार रोटी मिल गई क्या कल को मिलेगी, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, ठीक। नेक्स्ट चलो फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई, सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो गई। अब बात करेंगे क्या भाई, चलो अब यार इतना हो गया है कि खाना भी मिल रहा है, रेगुलर भी मिल रहा है, यार दोस्त यार मिल जाते तो यार थोड़ी सोशल नीड्स भी फुलफिल हो जाती। इसके बाद आदमी भागता है किस पे, तीसरी नीड्स पे, जिसे हम कहते हैं एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल नीड्स, ठीक है। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो क्या है, फ्रेंडशिप। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो तो तुम्हारे रिलेशन तुम्हारे को वर्कर्स के साथ कैसे हैं, दैट इज कॉर्डियल रिलेशंस विद योर
कलीग। ठीक चलो ये भी पूरे होगा, ये भी अच्छा है, हमारी दोस्ती यारी भी है। अब क्या है यार, एक अब सब कुछ तो मिल गया, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, जॉब सिक्योरिटी है, दोस्ती यारी है, लेकिन अब यार ऐसा है कि कुछ औहदा होना चाहिए कि यार अब हमारा औहदा अलग है कि हम बड़ी गाड़ी में रहें, बड़ा घर हो, बढ़िया जॉब स्टेटस हो। ये सारी चीजें किस में आती हैं? एस्टीम नीड्स में। एस्टीम नीड्स का दूसरा नाम होता है ईगो। ठीक, एस्टीम नीड्स, ठीक है, सेल्फ एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स मतलब क्या हो गया कि आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो कि हाँ आप भाई चलो नाम नाम हो जाए, थोड़ा बड़ा घर हो जाए, बंगला हो जाए, ठीक है, लोग जाने पहचाने मुझे। ठीक, अब इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे क्या है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है सोसाइटी में, और अगर ऑर्गेनाइजेशन से देखोगे तो तुम्हारा ओहदा क्या है, तुम जूनियर मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, ये सारी चीजें। और जब ये मिल जाता है तुम्हें, तो हम आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिंदगी में जो चाहा वो हमें मिल गया। इंडिविजुअल देखोगे तो क्या है? सेल्फ फुलफिलमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो क्या है? अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। तो इस तरीके से हमने मैस्लो ने क्या किया, नीड्स की थ्योरी को क्लासिफाई किया। उन्होंने नीड्स को क्लासिफाई किया 5 अलग अलग तरीके से, और उसको एक्सप्लेन किया दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए। अजम्पशन क्या थे? अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गया है तो इसके अजम्पशंस पे आगे आते हैं। तो अजम्पशंस बड़े सिंपल थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहला assumptions का कि उन्होंने ह्यूमन नीड्स को सिर्फ 5 कैटेगरी में ही क्लासिफाई किया। ठीक है, उन्होंने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। दूसरा assumptions क्या था कि एक बार में एक ही कैटेगरी की नीड्स एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर सकता है, एक बार में 2 या 3 कैटेगरी की नीड सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। सो उसने कहा अ पर्सन, दूसरा assumption था, पर्सन अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई 1 कैटेगरी ऑफ नीड्स एट अ टाइम। दूसरे पे आते हैं, ठीक, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर, अ सेटिस्फाइड नीड्स नो लॉन्गर, कुछ कमी है, एक पॉइंट कम लग रहा है, हाँ, नो लॉन्गर इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन। कह रहा है एक नीड अगर सेटिस्फाई हो गई है तो सेम नीड्स के लिए तुम दोबारा मोटिवेटेड नहीं होगे। अब सपोज करो तुम्हारी सैलरी बढ़िया हो गई है, तो अब तुम दोबारा उस चीज के लिए मोटिवेटेड नहीं होगे, अब तुम्हें कुछ और ही चाहिए। ठीक, तो कह रहा है क्या? अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन। अब आदमी तभी मोटिवेट होगा जब उसकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आ रहा है कि अंटिल द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड हायर लेवल नीड्स आर इनएक्टिव। जब तक, देखिए उन्होंने एक ट्रायंगल में ही नीड्स को रखा, और बेस जो रखा वो रखा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो जब तक एक नीड सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक दूसरी नीड पे आप जंप नहीं कर सकते हो। सारी नीड्स क्या होंगी आपकी? इनएक्टिव रहेंगी, सारा मोटिवेशन इनएक्टिव रहेगा टिल द टाइम एक एक करके सारी नीड सेटिस्फाई ना हो रही हो। ठीक है, तो कह रहा है 4 पॉइंट बताए। सबसे पहले 5 कैटेगरी में नीड्स को क्लासिफाई किया। दूसरा, एक बार में एक ही कैटेगरी की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। तीसरा, एक नीड जो सेटिस्फाई हो गई है उससे मोटिवेशन का कोई इंफ्लुएंस नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अंटिल द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड हायर लेवल नीड्स आर इनएक्टिव। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, फैक्टर्स हो गए, मैस लॉज। अब आते हैं हर्जबर्ग थ्योरी, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, चलो हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं। फ्रेडरिक एरविन हर्जबर्ग, जिनके बारे में मोराल के बारे में हमने पढ़ा था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 200 अकाउंटेंट का इंटरव्यू लिया, और 200 अकाउंटेंट और 200 इंजीनियर्स का इंटरव्यू लिया जो कि काम करते थे पिट्सबर्ग एरिया में, यूएसए में। ठीक है, और इन्होंने अपनी स्टडी से ये फाइंड किया कि 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, देर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन, और इन्होंने उसको क्लासिफाई किया कि किस, ये 2 फैक्टर से क्लासिफाई किया गया कि क्या सेटिस्फैक्शन हो सकता है और क्या डिससेटिस्फैक्शन। कौन कौन से पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं, और कौन कौन से पॉइंटर्स डिससेटिस्फैक्शन का सोर्स बनते हैं, कारण बनते हैं।
सो सेकेंड पॉइंट क्या, स्टडी फाइंड्स टू सेट्स ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन. सो व्हाट आर दोस टू फैक्टर्स? सबसे पहले इधर देखो, इन्होंने दो फैक्टर बताए. सबसे पहला फैक्टर कौन सा था? हाइजीन, मेंटेनेंस और डिससेटिस्फायर्स. इनको क्या बोलते थे? हाइजीन, मेंटेनेंस और डिससेटिस्फायर, तीनों एक है. ठीक है. दूसरे थे मोटिवेशनल फैक्टर्स. अब दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं वो फैक्टर्स जैसे नाम छुपा है, मेंटेनेंस, कि भाई इनका होना जरूरी है, मेंटेनेंस होना जरूरी है, ये अगर नहीं होंगे तो इससे हाईली डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ना हो तो हाईली डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा. इसीलिए इनको बोला जाता है क्या? हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर, डिससेटिस्फायर्स. ठीक है. कैसे? अब डिससेटिस्फायर्स क्यों किया जाता है, क्यों बोला जा रहा है, ये मैं जब ये बताऊंगा तब समझ में आएगा. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी एक बेसिक सी चीज है. अगर सैलरी नहीं मिली तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम कहोगे भाड़ में गया रिकॉग्निशन, सैलरी नहीं है तो क्या करेंगे. ठीक. दूसरा, वर्किंग कंडीशन. तो ये वो पॉइंट है जिनकी प्रेजेंस नेसेसरी है ताकि किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड किया जा सके. क्या है? दीज आर दोज फैक्टर हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन. एग्जाम्पल क्या क्या है? कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी. अगर ये सारे पॉइंट पे काम नहीं हुआ तो इंप्लॉय जो है हाईली डिससेटिस्फाइड होगा. दूसरा, मोटिवेशनल फैक्टर्स, सेटिस्फायर्स. अब मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है? ये वो लोग हैं जो इन सारी चीजों से ऊपर जा चुके हैं. इनके लिए मोटिवेशन अलग चीज है. इनके लिए मोटिवेशन कब होगा? जब इनको क्या मिले? कोई फीलिंग मिले अचीवमेंट की, इनको रिकॉग्निशन मिले. ठीक है. इनको कोई डिफिकल्ट काम दिया जाए करने को, चैलेंजिंग वर्क. ठीक. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे. फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, चैलेंजिंग वर्क, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. ऑल दीज थिंग्स कवर्स सेटिस्फायर्स. ठीक है. पॉइंट ऑफ सेटिस्फायर्स. तो इन्हें मोटिवेशनल फैक्टर बोलते थे. अच्छा, आगे बढ़ते. तो मोटिवेशनल फैक्टर्स में क्या आ रहा है? हाई जॉब सेटिस्फैक्शन बट देयर एब्सेंस डज नॉट क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन. कि हाई जॉब सेटिस्फैक्शन तो है लेकिन अगर इनके ना होने पर कोई खास डिससेटिस्फैक्शन नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो बवाल हो जाएगा. ठीक है. सो एक होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स और एक होते हैं जो डिससेटिस्फायर्स. ठीक है, या मेंटेनेंस फैक्टर्स. अब अगर आगे बढ़ोगे एक चीज समझ में आएगी आपको कि हर्जबर्ग की थ्योरी में यह बोला गया कि क्योंकि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, दोनों ही फैक्टर्स जरूरी हैं. जो जॉब सीकर है मतलब कि जो जॉब कंटेंट की तरफ भाग रहा है, उसके लिए क्या जरूरी है भाई? कि मुझे टाइम पे सैलरी मिले. ठीक है. थोड़ी बहुत वर्किंग कंडीशन अच्छी हो. ठीक है. मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. उसके लिए वही मोटिवेशन है. और जो मोटिवेशनल सीकर है, जिनको मोटिवेशन रियलिटी में चाहिए, जिनको क्या चाहिए कि भाई साहब हमारा पैसा हमारा मिल चुका है, अब हमको ओहदा चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, उनके लिए ये सारी चीजें हैं. किसी एक इंडिविजुअल के लिए कोई भी एक सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर नहीं हो सकता है. ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की अगेन नीड्स पे. तो ये एक क्रिटिकल अप्रेजल निकल के आता है हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का. ठीक है. ये दोनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आपको कवर करना ही करना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. हमने बहुत ही शॉर्ट में ये टॉपिक कवर किया है. आई होप यू लाइक द वीडियो. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू क्लास.